नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से। बात करेंगे हेमंत सोरेन की दिल्ली में तलाश हुई लेकिन वो रांची में दिखे। 40 घंटे तक आखिर कहां गायब रहे सीएम हेमंत सोरेन, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे मिशन 2024 की हताशा में गठबंधन। आखिर गठबंधन में इतनी हताशा क्यों है और टूट और बिखराव के दहलीज पर दरअसल खड़ा हुआ है यह गठबंधन, इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। बजट सत्र, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, आज सरकार ने ये ऐलान किया है। साथ ही साथ बात करेंगे बिहार की सियासत की, जहां अब स्पीकर बदलने की तैयारी है और बहुत सारे सवाल और जवाब हैं इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक, दोनों सदनों में विभिन्न दलों के फ्लोर लीडर्स बैठक में शामिल। सदन के सुचारू संचालन पर हुई चर्चा, सरकार ने कहा नियमों के मुताबिक हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। अंतरिम बजट से पहले अच्छी खबर, 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। वित्त मंत्रालय की भारतीय अर्थव्यवस्था पर समीक्षा रिपोर्ट में आर्थिक वृद्धि दर लगातार तीसरे साल 7% से ज्यादा रहने का अनुमान। लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी का करारा पलटवार। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को बताया परिवारवाद का प्रतीक, कहा परिवारवाद को जनता ने नकारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कसा ईडी का शिकंजा, कल पेश होने के लिए समन। 40 घंटे गायब रहने के बाद रांची पहुंचे सोरेन। भाजपा ने सीएम सोरेन की गुमशुदगी पर किया था इनाम का ऐलान, कहा मिट्टी में मिला दिया झारखंड का सम्मान, राज्यपाल की हालात पर नजर। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी को मिले अहम सुराग, लालू प्रसाद के बाद आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश। पटना स्थित ईडी के दफ्तर में पूछताछ जारी। और अरब सागर में भारतीय नौसेना की एक और बड़ी कामयाबी, 24 घंटे के अंदर दूसरी बार सोमाली समुद्री लुटेरों में से मछली पकड़ने वाले एक और जहाज को बचाया। जहाज पर 19 पाकिस्तानी नागरिक भी थे सवार। तो सबसे पहले बात करेंगे हेमंत सोरेन की दिल्ली में तलाश रही लेकिन वो रांची में दिखे। आखिर क्यों ईडी उनको तलाश रही है, क्या कुछ है पूरी खबर। दरअसल पिछले 40 घंटे से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहीं मिल नहीं पा रहे थे। ईडी उनकी कहीं तलाश कर रही थी। दरअसल चीफ मिनिस्टर बंगले पर बैठी रही लेकिन वो कहीं दिखे नहीं। तो कुल मिलाकर जो पूरा ड्रामा है, सियासी ड्रामा इसको जरूर कह सकते हैं, वो अभी भी जारी है और अब रांची में दिखे हैं फिलहाल हेमंत सोरेन। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कहां हैं, इसकी जानकारी पिछले 40 घंटे से नहीं मिल पा रही थी। दिल्ली में सीएम आवास और झारखंड भवन में ईडी की दबिश के बाद से मुख्यमंत्री के लोकेशन की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब वे रांची पहुंच गए हैं। ईडी की एक टीम भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित घर पर पहुंची थी। हेमंत सोरेन कहां थे, उनका चार्टर्ड प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा है लेकिन वे अब रांची पहुंच गए हैं। खबर है कि ईडी ने उनके घर से दस्तावेज के साथ 36 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। लेकिन जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि ईडी के समन पर 31 जनवरी को सीएम जवाब देंगे, यानी कल सीएम इस पर जवाब देंगे, ये कह रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ईडी को और उनसे पिछले दिनों सीएम को पूछताछ के लिए 10वां समन जारी किया गया था। भाजपा ने झारखंड सीएम पर ईडी के सवालों से बचने के लिए इधर उधर भागने का आरोप लगाया था। यह बीजेपी का आरोप है कि वो भागते फिर रहे हैं। ईडी ने रांची स्थित सेना के कब्जे वाली 5 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा किया था। इस मामले में अधिकारी सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबूतों के सत्यापन के लिए सीएम
हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है। इस पूरे प्रकरण में ईडी गिरफ्तारी के साथ 236 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है, लेकिन हेमंत सोरेन सवाल से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री जांच का सामना करने के बजाय भाग क्यों रहे हैं? क्या हेमंत सोरेन ये मान बैठे हैं कि उनकी गिरफ्तारी तय है? और यहां से आपको लिए चलेंगे नई दिल्ली के पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहां गृह मंत्री अमित शाह का भाषण ये 2 साल में सहकारिता मंत्रालय को गति देने में अपना भरपूर योगदान दिया है, अपने अनुभव का फायदा भी पहुंचाया है। मैं आप सभी को बता दूं कि वैसे तो कोई व्यक्ति कभी निवृत्त नहीं होता है, मगर सरकारी व्यवस्था में कल ज्ञानेश कुमार जी निवृत्त हो रहे हैं। हम सब जोर से ताली बजाकर उनकी सेवाओं का स्वागत करें। श्री विजय कुमार जी, विशेष सचिव सहकारिता मंत्रालय, श्रीमान डॉलर कोटेचा, मेरे मित्र और अध्यक्ष राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक फेडरेशन के नेपकार्ड के अध्यक्ष महोदय, और आज देश भर से आए हुए सहकारिता से जुड़े हुए सभी विभिन्न पद पर आसीन सहकारिता के कार्यकर्ता, नेता और सरकार की अलग अलग स्तर पर काम करने वाले सहकारिता मंत्रालय के सभी अधिकारी पदाधिकारी, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज शहीद दिन है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। पूज्य बापू को पूरा देश आज याद कर विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी बापू की पुण्य स्मृति को श्रद्धांजलि देकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज सहकार से समृद्धि का एक जो दर्शन मोदी जी ने हम सब के सामने रखा है, उसको सार्थक करने के लिए एक और कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना कर लगभग 75 साल से सहकारिता से जुड़े हुए सभी सहकारी बंधु भगिनियों की एक मांग थी कि सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए, सहकारिता क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और उसमें समय अनुकूल परिवर्तनों के लिए एक फुल फ्लेज मंत्रालय भारत सरकार में बनाया जाए। एक जॉइंट सेक्रेटरी, ज्यादा से ज्यादा एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में पूरे देश का सहकारिता का काम चलता था। और मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया और स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करने का निर्णय किया। और मेरा सौभाग्य है कि देश के प्रथम सहकारिता मंत्री बनने का मौका श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया। मोदी सरकार ये मई में 10 साल पूरा करेगी। ये 10 साल में पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस देश के गांव, गरीब और किसान के लिए 2 महत्वपूर्ण काम मोदी जी ने करे। एक तो 60 करोड़ गरीबों को उनका जीवन स्तर उठाने के लिए अकल्पनीय सहायता भारत सरकार ने की और उनके जीवन स्तर को उठाया। लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर आए और 60 करोड़ लोगों को घर में गैस, शौचालय, बिजली, घर, 5 किलो मुफ्त राशन, 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा और अनेक प्रकार की सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। ये 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाया।
और दूसरा काम किया, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर इस 60 करोड़ लोगों को एक प्रकार से स्वरोजगारी के साथ जोड़ने का एक मजबूत तंत्र खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक और तो ये 60 करोड़ लोगों के जीवन में जीवन स्तर उठाया और अब उनको क्या करना है, क्योंकि सारी बेसिक सुविधाएं तो भारत सरकार ने ही पूरी कर दी। उसको घर नहीं बनाना है, बिजली के लिए दौड़ धूप नहीं करनी है, गैस भी भेज दिया, शौचालय भेज दिया, शुद्ध पीने का पानी, खाने के लिए अनाज, दवाइयों का खर्चा उठा लिया। अब उसके पास जो समय बचा है, जो पूंजी बची है, ये पूंजी को अपने स्वयं के छोटे से व्यवसाय में लगाकर वो अपने आने वाली पीढ़ी को सुखी बना सके, इसका रास्ता प्रशस्त करने का काम मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर किया और इसके माध्यम से नीचे तक सहकारिता को मजबूत। एक प्रकार से कहे तो एक बहुत बड़े विजन के साथ ये दोनों कामों को साइमल्टेनियसली करते हुए एक मजबूत ग्रामीण विकास के आधार की नींव डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, जो लोग विकास की पूरी रूपरेखा के अभ्यासु हैं, जो इनका डेटा का आकलन कर सकते हैं, मोदी जी की सरकार के 2 कदम डिजिटल इंडिया और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना एक प्रकार से समृद्ध ग्राम की, समृद्ध गांव की नींव डालने वाले कदम बनने वाले हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। 15 साल के बाद कोई पीछे मुड़कर देखेगा तो डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना वो दोनों विकसित भारत की सोच को ग्रासरूट लेवल पर गांव तक ले जाने वाले 2 इनिशिएटिव साबित होने वाले हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, आज डिजिटल इंडिया के तहत हम देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। मिलने वाली सारी सुविधाएं, सारी सरकारी योजनाएं, क्रेडिट, नॉलेज और अब सहकारिता भी डिजिटल माध्यम से गांव तक पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। सारे आरसीएस का और सारी ग्रामीण बैंकों का, खेती बैंकों का कंप्यूटराइजेशन होने से पैक्स से लेकर हर प्रकार की पैक्स, प्राइमरी डेयरी, खेती बैंक और पूरी कोऑपरेटिव व्यवस्था थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नाबार्ड तक आज कंप्यूटराइज होकर पूरे प्रकार से आधुनिक करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज यहां पर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंकों को कंप्यूटराइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आरसीएस के कार्यालय को भी कंप्यूटराइज किया जा सकता है। ये दोनों कार्यक्रम में लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें एआरडीबी के कंप्यूटराइजेशन के लिए 120 करोड़ और आरसीएस के कंप्यूटराइजेशन के लिए 95 करोड़ की लागत आएगी। और उसकी पूरी गाइडलाइंस 16 जनवरी को ही सभी हितधारकों को ऑलरेडी भेज चुके हैं हम, और इस पर काम भी चालू हो चुका है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी और मुझे विश्वास है कि जिन किसानों को मीडियम और लॉन्ग टर्म ऋण चाहिए, उनके लिए आज से एक सरल प्रकार की सुविधा की शुरुआत निश्चित रूप से होगी। जब राज्यों के
रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कंप्यूटराइजेशन होता है, तब एक पैक्स से लेकर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से लेकर आरसीएस तक पूरी व्यवस्था वेब आधारित सॉफ्टवेयर पर डेवलप हो जाएगी। और मुझे आनंद है कि जब आज मैं योजना का शुभारंभ कर रहा हूं, उसके पहले ही 33 राज्यों और सभी यूनियन टेरिटरी से इसके लिए प्रस्ताव हमें मिल चुके हैं और ये सब लोग इस योजना में शामिल हो चुके हैं। केवल केरल, बंगाल और तमिलनाडु बाकी है। मैं इन सभी के मुख्यमंत्रियों से भी कल ही बात करने वाला हूं कि जल्द से जल्द इस योजना से जुड़ जाए, तो एक प्रकार से पूरा भारत देश, पूरे देश के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक ही कंप्यूटर के तहत अपनी भाषा में, जो पैक्स की भाषा है, हर राज्य की स्थानीय भाषा में काम करते हुए नजर आएंगे और एक समान प्रकार से काम करेंगे। इससे सहकारिता की वृद्धि निश्चित रूप से होगी। मित्रों, ये 2 साल में हमने सहकारिता में डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से एक दूरगामी आयोजन के साथ काम किया है। सहकारिता मंत्रालय बनने के 10 ही दिन में सबसे पहले 65,000 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया, फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का नियमन करते हैं, उसका कंप्यूटराइजेशन किया। पैक्स के साथ साथ सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का कंप्यूटराइजेशन हुआ। फिर राष्ट्रीय डेटाबेस को निर्मित किया गया और अब आरसीएस और खेती बैंक का कंप्यूटराइजेशन होने के साथ डेयरी पहले से कंप्यूटराइज हुई है और ये होने के साथ पूरा सहकारिता क्षेत्र आज डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर कर अपना काम का विस्तार करने के लिए तैयार हो गया। 63,000 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन, इसका मैं खुद 2-3 बार देख चुका हूं। नाबार्ड के चेयरमैन साहब भी यहां पर बैठे हैं। खूब आधुनिक और लोगों की बात समझ सके, लोगों से बात कर सके, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया है और इसके साथ 63,000 पैक्स अब लिंक हो जाएंगे। 28 के 28 राज्यों ने कंप्यूटराइजेशन के लिए मंजूरी दे दी है। लगभग 500 करोड़ रुपया उनको जारी भी हो चुका है और लगभग 15,000 पैक्स को हम प्रधानमंत्री जी के हाथ से गो लाइव आने वाले दिनों में दे पाएंगे, कुछ ही दिनों में दे पाएंगे और एक नई शुरुआत हो जाएगी। इसी तरह से सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस का भी कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन हो चुका है और उसमें रजिस्ट्रेशन, ब्रांच खोलना, बायलॉज का अमेंडमेंट, एनुअल रिटर्न भरना, अपील, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट, लिक्विडेशन, एजुकेशनल फंड का मैनेजमेंट और इलेक्शन, ये सभी का सभी एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल है और देश की सभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ये सॉफ्टवेयर एक प्रकार से बहुत बड़ी सरलता का निर्माण करेगा। इसके साथ साथ हमने, जैसा मैंने पहले बताया, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का निर्माण किया है। आज मेरे कार्यालय में बैठकर मैं एक राज्य पर उंगली रखता हूं तो वहां आ जाएगा इस राज्य में कितने पैक्स है, कितनी डेयरी है, कितनी अन्य प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। फिर एक जिले में जाऊंगा तो जिले का आएगा, तहसील में जाऊंगा तो तहसील में आएगा, अंततोगत्वा गांव में जाएंगे तो भी इसका तुरंत गांव में कितना प्रकार का कोऑपरेटिव चल रहा है ये है। इससे सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सकती है, क्योंकि इससे तुरंत ही राष्ट्रीय स्तर पर एक ड्राई एरिया हमें मालूम पड़ता है
कितने गांव में पैक्स नहीं है, कितने गांव में डेयरी नहीं है, कितने गांव में मछुआरा सहकारिता समिति नहीं है, मछुआरा की सहकारी समिति की वहां बन पाए ऐसी संभावनाएं होने के बावजूद नहीं। तो ये सारा ड्राई एरिया आइडेंटिफाई कर कर वहां पर कोऑपरेटिव को एक्सपांड करने के लिए और जो 5 लाख पैक्स का, नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हमने लक्ष्य रखा है, उसको सिद्ध करने के लिए ये समितियां बहुत बड़ा काम करने वाली हैं। इससे कितने जिलों में जिला कक्षा की डेयरी नहीं है इसकी भी मालूमात पड़ेगी। वहां हम मदर डेयरी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और उसको मोटिवेटेड कर धीरे धीरे एक फुल फ्लेज कोऑपरेटिव डेयरी बनाएंगे। फिर राज्यों के संघ कहां नहीं है वो भी आइडेंटिफाई करेंगे। एक प्रकार से वैक्यूम को भरने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का जो निर्माण हुआ है वो बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। जब उसका उद्घाटन किया तब मैंने कहा था कि सभी कोऑपरेटिव सोसाइटियों की जन्म कुंडली निकालने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और आज जब 80% काम इसका समाप्त हो चुका है, शायद 85% हो चुका है, मैंने तो 15 दिन पहले रिव्यू किया था, तो कुछ ही समय में पूरे देश की डेटाबेस को हम ऑनलाइन देख पाएंगे। इस प्रकार का हो, इसमें आरसीएस का कंप्यूटराइजेशन से बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि जब आरसीएस का कार्यालय कंप्यूटराइज हो जाएगा, डेटा बैंक से लिंक हो जाएगा, डेटाबेस से लिंक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कोई नई सोसाइटी रजिस्टर होती है तो वो डेटाबेस में अपलोड हो जाएगी, कोई क्लोजर होता है तो अपने आप वो डिलीट हो जाएगी। तो वो स्वतः संचालित एक डेटाबेस का निर्माण आरसीएस के कंप्यूटराइजेशन से होगा। मित्रों, 6 अक्टूबर 2023 को रजिस्ट्रार आरसीएस की ऑफिस को कंप्यूटराइजेशन का हमने सैद्धांतिक निर्णय लिया था और कुल 95 करोड़ की लागत से आज उसको हम जमीन पर उतार रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है इसकी जो भाषा होगी राज्य की स्थानीय भाषा होगी, जिससे गरीब से गरीब किसान किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार सीधा आरसीएस के साथ अपनी मातृभाषा में कर पाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इससे सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बढ़ोतरी होगी। नेशनल लेवल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो बनी है वो इसका रख रखाव तक का सारा काम देखेगी। उसी प्रकार से एआरडीबी का कंप्यूटराइजेशन बहुत जरूरी है। जब हमने पैक्स का करा तब डॉलर भाई ने कहा था, वो गुजरात की खेती बैंक के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि भाई हमारा क्यों छोड़ दे रहे हैं। तब मैंने कहा था भाई बारी बारी करेंगे। आज मैं आप सभी को बता सकता हूं कि आज ये काम भी पूर्ण होने जा रहा है। हमारी खेती बैंक के जो है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जिसको पॉपुलर भाषा में खेती बैंक भी कहते हैं, हमारे राज्य में तो कहते ही है, उसका एक बहुत बड़ा रोल, मगर सुचारू रूप से न चलने के कारण और हाईएस्ट लेवल से तवज्जो न देने के कारण उसका रोल अच्छे तरीके से ये बैंकें नहीं निभा पाई। मध्यम और लंबे कृषि धिराण के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए ये बहुत उपयोगी व्यवस्था है, जो किसान को आधुनिक खेती की ओर ले जाने के लिए उसको पूंजी मुहैया कराती है। अगर खेती को हम आधुनिक नहीं करेंगे तो हम ना उपज बढ़ा पाएंगे, ना किसान को समृद्ध कर पाएंगे। और आधुनिक करना है तो किसान को लॉन्ग टर्म पूंजी देनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म ऋण देना पड़ेगा। और हमारी कोऑपरेटिव व्यवस्था में लॉन्ग टर्म पूंजी देने का काम, लॉन्ग टर्म ऋण देने का काम एआरडीबी के जिम्मे है। परंतु इसका फंक्शन कुछ इस प्रकार से होगा कि वो आइसोलेट होते गए। ये कंप्यूटराइजेशन के बाद आने वाले दिनों में हम एआरडीबी को
मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए पैक्स के साथ जोड़ने का भी एक संभावना तराश रहे हैं, क्योंकि हर किसान डायरेक्ट वहां नहीं जा सकता। फिर उसकी लैंड के चार्ज के भी प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि लैंड तो उसने मॉर्गेज की हुई है पैक्स के साथ, वो खेती बैंक को क्या देगा, तो सेकंड चार्ज और बाकी सारे प्रॉब्लम आते हैं। अगर खेती बैंक पैक्स के माध्यम से वो किसान को लॉन्ग टर्म फाइनेंस करता है तो ढेर सारे प्रॉब्लमों का रिजोल्यूशन हो जाएगा। हम इसकी संभावना तराश रहे हैं। अभी भी रेजिस्टेंस आ रहा है, स्वाभाविक रूप से रेजिस्टेंस आना है, पुरानी व्यवस्था बदल रहे हैं, मगर मुझे विश्वास है कि सबके साथ, सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा कर हम इसको जमीन पर उतारेंगे और लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी पैक्स के माध्यम से होगा, तो पैक्स भी बड़े मजबूत हो गए। और 13 प्रदेशों में ही बैंक है, वो भारत के हर राज्य में बने। 13 प्रदेश में संरचनात्मक पैटर्न भी अलग अलग हैं। मैं सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा हूं, इसको एक कॉमन बनाना चाहिए, थोड़ी चर्चा कर कॉमन बनाना चाहिए। और इनके और जो भी इश्यू है नॉन फंड बेस्ड काम करने के लिए, जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सिक्योर डिपॉजिट सेवाएं, ऋण देने के लिए संसाधन जुटाना, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके लिए भी आने वाले दिनों में नाबार्ड निश्चित रूप से इनिशिएटिव लेकर एक अच्छा मॉडल खेती बैंकों को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लेकर आएगा, इसका मुझे विश्वास है। एआरडीबी के कंप्यूटराइजेशन से इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के अंदर बहुत बड़ा सुधार आएगा। अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी आएगी, पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, करप्शन भी कम होगा। और नाबार्ड द्वारा सभी प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक को एक राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर से जोड़ने का भी हम आने वाले दिनों में विचार कर रहे हैं, जिससे लिंकेज, सभी प्रकार के कृषि लोन का लिंकेज मजबूत हो पाए। यह अभी एक प्राइमरी स्टेज में है, परंतु आने वाले दिनों में हम जरूर करेंगे। और मुझे विश्वास है कि 1851 लगभग 1900 एआरडीबी की शाखाओं का कंप्यूटराइजेशन होने से 1,20,00,000 किसान जो एआरडीबी से अनेक प्रकार से जुड़े हैं, उनकी सहूलियत में बहुत बड़ा बढ़ोतरी होगी। मित्रों, नए 2 लाख पैक्स हमें रजिस्टर करने हैं। अगर 2 लाख पैक्स रजिस्टर करने हैं तो वो रजिस्ट्रेशन से नहीं होता, एक आंदोलन उठाना पड़ता है, एक अभियान चलाना पड़ता है, तब जाकर होता है। क्योंकि 70 साल में आज 65,000 पैक्स पर है और 5 साल में हम 2 लाख नए पैक्स जोड़ना चाहते हैं। आप कल्पना करिए, मगर अभियान उठाने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। और पैक्स का कंप्यूटराइजेशन और अब आरसीएस की ऑफिस का कंप्यूटराइजेशन, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की ऑफिस के कंप्यूटराइजेशन से ये अब बहुत आसान होने वाला है। और आने वाले दिनों में हम इसको बहुत मजबूती से आगे ले जाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। आज देश भर से आरसीएस और ग्रामीण विकास बैंकों के साथ जुड़े हुए सभी कोऑपरेटिव के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, सरकारी अधिकारी, पदाधिकारी भी आए हैं। ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जिसकी आज शुरुआत मैंने की है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इससे सहकारिता में सरलता भी बढ़ेगी और समृद्धि भी बढ़ेगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। भारत माता की जय। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण नई दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट से, जहां पर रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण योजना का शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और सहकारिता के विजन को किस तरह से मोदी सरकार गांव-गांव लेकर जा रही है, इस पर उन्होंने खास तौर पर बात की। उन्होंने कहा कि ये जो परियोजना है, इससे पूरे सहकारी प्रणाली को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा। डिजिटल इंडिया और सहकारी विभाग की स्थापना से समृद्ध गांव की ये नींव डालने वाला है और जो ये पूरा मिशन है, ये ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा है। और बढ़ेंगे अब अगली खबर की और बात करेंगे कि किस तरह से मिशन 2024 में हताशा में है ये इंडी गठबंधन, जिसकी परिकल्पना 7 महीने पहले की गई थी। 7 महीने का इंडिया गठबंधन पहली परीक्षा में फेल साबित हुआ है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को आम आदमी पार्टी ने इंडी ब्लॉक का लिटमस टेस्ट बताया था, लेकिन यहां बीजेपी जीत गई है। पीएम मोदी और बिहार, बंगाल, पंजाब, यूपी में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर गठबंधन बिखरने की कगार पर है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश की जनता ने इन्हें आईना दिखाया है, लेकिन ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस दौर में देश परिवारवाद को नकार रहा है, परिवार के लोग चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने एक एक करके तमाम पार्टियों का उल्लेख किया। बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चलाने वाले लोग भूल जाते हैं कि जनता ने राजतंत्र को नकार दिया है। 3 राज्यों के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी आपत्तिजनक बयान दे रही है, यह कहना है बीजेपी का। और लोकतंत्र की आड़ में वंशवाद के पोल रहे अब ये दल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लेफ्ट पार्टियों ने स्वागत किया, लेकिन ममता बनर्जी इससे दूर रही। आखिर इसके पीछे की सियासत क्या है? क्या राहुल गांधी केरल में सीपीएम के साथ समझौता करेंगे? इसी सवाल को लेकर टीएमसी ने कांग्रेस से नाता तोड़ा है। जयराम रमेश, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को गिरगिट बता रहे हैं, लेकिन गठबंधन में इनकी उपेक्षा क्यों हुई, इस सवाल पर वो चुप है। गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार को हाशिए पर क्यों डाला, इसका जवाब इनके पास नहीं है। क्षेत्रीय दलों में अपने वजूद को बचाने का संघर्ष है। जाहिर है वोट के विभाजन को रोकने के लिए गठबंधन बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता मानने के लिए विवश कर रही है। जाहिर है कांग्रेस कभी ईवीएम के सवाल पर, तो कभी चुनाव प्रक्रिया, तो कभी जनता के फैसले पर सवाल उठा रही है। जबकि यह सवाल उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि पार्टी लोगों के बीच स्वीकार क्यों नहीं हो पा रही है। यह बड़ा सवाल है। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिर कहा क्या? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर फिर से जीतते हैं तो यह देश का आखिरी चुनाव होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोगों के लिए लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका है। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के लोकतंत्र पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेबुनियाद बयान दिया है। आप उत्तर से दक्षिण तक देखें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में देश की प्रबुद्ध जनता ने इंटाइटलमेंट के आधार के ऊपर जो लोग लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चला रहे थे, चाहे कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार हो, वो लोग चुनाव हारे, पंजाब में बादल परिवार चुनाव हारा, हरियाणा में हुड्डा परिवार चुनाव हारा, अशोक गहलोत जी का बेटा चुनाव हारा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव हारी, चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे चुनाव हारे, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की बेटी चुनाव हारी, फिर चाहे तेलंगाना में केसीआर जी की बेटी चुनाव हारी हो, अथवा परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक श्री राहुल गांधी जी चुनाव हारे। तो खड़गे जी, यह सत्य है। जो आपको डर लग रहा है कि इसके बाद ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब भारत में वास्तविक लोक सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया है। वहीं इंडी गठबंधन की चाल कहीं बंगाल में बिगड़ती हुई नजर आ रही है, तो कहीं उत्तर प्रदेश में, और उस पर टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। Alliance has just started working.
ये इंडिया अलायंस चलने शुरू किया, और इसका जो सबसे बड़ा पार्टी होता है नेशनल कांग्रेस, उसका कंधे में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है। उनका ऊपर निर्भर करेंगे कि ये जोट कैसे चलेंगे। वो दिल्ली में जोट चाहते हैं, और बंगाल का जो कांग्रेस पार्टी वो सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस को साथ मिलके ममता बनर्जी को सरकार को खिलाफ में लंबे चौड़े बात करते हैं। तो इसी स्थिति में हम लोग सिद्धांत दिया, बंगाल में तृणमूल अकेला लड़ेंगे, 42 सीट में ही लड़ेंगे, और हमें आशा है कि 42 सीट तृणमूल ही जीतेंगे। कौन पार्टी का कुछ करने का कुछ नहीं है। तो इस पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों के साथ में, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। और इस पूरी खबर पर किस तरह से इंडी गठबंधन की चाल है, किस तरह से उनके जो तमाम नेता हैं वो बयानबाजी दे रहे हैं, किस तरह की ये पूरी सियासत है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका तारुफ करा दे। हमारे साथ अनुजा कपूर जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, जुड़ी हुई हैं। अनुजा जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर पूजा त्रिपाठी आपका। और विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि ये किस तरह का गठबंधन है और किस तरह की राजनीति आप कहीं ना कहीं मुझे फ्रस्ट्रेशन सा दिख रहा है। उसकी वजह ये मैं कहूँगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार जो कि सूत्रधार थे इस गठबंधन के, वो अब अलग राह पर जा चुके हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है इस गठबंधन की, वो कहीं किसी से छुपी नहीं है। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र विरोधी कहे जाएंगे। निखिल, मैं बस आपके ही सवाल पे आता हूं कि आज देखिए कि इंडी गठबंधन का जो एक सप्ताह लिटमस टेस्ट था, जो आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा बता रहे थे चंडीगढ़ के इलेक्शन को लेके, उसमें इंडी गठबंधन की पराजय हुई है। और अगर इंडी गठबंधन के ये पूरा आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बाकी लेफ्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सारे पार्टियों के एक समर्थन से चंडीगढ़ के मेयर को ये दिया गया था और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की वहाँ पे एक बड़ी लड़ाई थी। काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा थी। राघव चड्ढा हर बात को ये दोहराते रहे कि ये इंडी गठबंधन का लिटमस टेस्ट है और ये गठबंधन का पहला जो हम ये अभियान से जीतेंगे तो पूरे देश में खिलाफत कर देंगे। हुआ क्या? आज इंडी गठबंधन के उस सारे प्रयोग वहाँ पे फेल हुए हैं। बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ पे जीत दर्ज की है। तो सवाल ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो बात आप कह रहे थे कि सूत्रधार नीतीश कुमार थे 7 महीने पहले, जब इंडी गठबंधन का एक जन्म पटना से पाटलिपुत्र के उसमें जगह से वहाँ पे 18 दलों के सम्मेलन से किया था, वो सूत्रधार निकल गए और इनको चिंता इस बात की है कि वो ये बता रहे हैं कि पीएम मोदी अगर दोबारा आएंगे तो फिर दोबारा आप वोट नहीं कर पाएंगे। ये कौन सा नैरेटिव और कौन सा तर्क लेके आते हैं? जो पार्टी के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जिस तरह के बयान कर रहे हैं वो तो लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है। पूरे इंस्टीट्यूशंस जो है, इलेक्शन कमीशंस है के साथ साथ आप वो देखिए कि लोगों पे इस जनता ने का जो जनादेश होता है उसको सर माथे लोग लेता है और वो उसको धता बताते हुए कहते हैं। तो अगर इस तरह की बात वो कह रहे हैं तो शायद इसलिए कह रहे हैं कि उनका वो फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन ये है कि अब आप यहाँ जहाँ राहुल गांधी की ये यात्रा जा रही है, आप बंगाल में देखिए कि बंगाल में जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा होती है, जो सुदीप बंदोपाध्याय अभी आपको बता रहे थे कि वो सीधे सीधे बंगाल में जाने से पहले उन्होंने कह दिया कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं है। बिहार में कल वहाँ पे पहुँची है यात्रा की टीम और आज देखिए नीतीश कुमार को देखिए एक दिन पहले वहाँ से इंडी गठबंधन से अपना नाता तोड़ लेते हैं। तो जब आप घर नहीं संभाल पा रहे हैं और आप दोष लोकतंत्र को दे रहे हैं, आप चुनाव प्रक्रिया को दे रहे हैं, तो माना जाएगा कि आप अभी से हताशा में हैं। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। और इस सवाल का जवाब डॉक्टर पूजा त्रिपाठी से लेंगे। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, ये जब इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र पर सवाल उठाना, जनता से ये कहना कि अब तो चुनाव होंगे ही नहीं, अगर यही आखिरी मौका है कि लोकतंत्र को बचाए रखेंगे, चुनाव आपको जनता हरा रही है, वो भी तो लोकतांत्रिक तरीका है।
निखिल जी, खड़गे जी की बात निर्मूल नहीं है। आज जब 150 के करीब विपक्ष के सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, किस बात के लिए? वो जवाबदेही मांग रहे थे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री की, जो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुई थी उसके लिए। प्रधानमंत्री जी कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, उनकी जवाबदेही है संसद के प्रति, 140 करोड़ भारतीयों के प्रति, और उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। आज विधायिका, आज न्यायपालिका, आज कार्यपालिका, अगर आप लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या है? आप मुझे बताइए कि 19 लाख ईवीएम जो मिसिंग है उसका हिसाब कौन देगा? आप मुझे ये बताइए कि आपको एक असंवैधानिक बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब चुनाव आयोग का अध्यक्ष जो है वो एक यस मैन बन के रह जाएगा? आपने सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव को कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे, उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया, प्रधानमंत्री जी द्वारा नामित मेंबर हो गया। आज की एक रिपोर्ट है कि भेल में जो ईवीएम का मैन्युफैक्चरिंग करती है उसमें भाजपा के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो अगर हम सवाल उठाएंगे तो नहीं उठाएंगे। आप पत्रकारों की बात लीजिए, आप एक 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट कुछ बात कहती है और उस पर यूएपीए का आरोप लग दिया जाता है। एक पत्रकार जो नून और रोटी की बात करता है मिड डे मील में खिलाने में बच्चों को, उस पे यूएपीए लगा जाता है। वो देशद्रोह कैसे हुआ मिड डे मील की करप्शन को बाहर लाने का? कोई पत्रकार जब हाथरस में प्रशासनिक जवाबदेही तय करते हुए लेख लिखता है तो उसमें यूएपीए लगा जाता है और वो 1.5 साल के लिए अंदर होता है। तो मुझे लगता है सारी की सारी संवैधानिक संस्थाओं की चूलें हिल गई हैं। तो जब खड़गे जी ये कहते हैं कि लोकतंत्र, जी जी जी, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आकलन आपकी पार्टी का हो सकता है और इसका जवाब अनुजा कपूर देंगी। ये बिल्कुल ये आकलन आपकी, क्योंकि देखिए जो आपने बताया कि जिस तरह से पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जो आपने बताया कि ईवीएम 19 लाख मिसिंग है, ये सारी चीजें, ये जानकारी आपके पास कहां से आई है, कितनी ऑथेंटिक है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो जनता के बीच में ये जाकर कहना कि लोकतंत्र खतरे में है, और आप लोग बार बार इसको कह रहे हैं। आज ही देखिए चुनाव का चंडीगढ़ का रिजल्ट आया है, 2 पार्टियां मिलकर लड़ी हैं, आप और कांग्रेस, दो विरोधी खेमे मिलकर लड़े पूजा जी, उसके बावजूद आपको जनता हरा रही है। तो इसका मतलब आपके पॉइंट्स जनता नहीं मान रही है। आप मेरी बात सुनिए। आज जो मैं भेल की बात कर रही हूँ कि इसमें भाजपा के नॉमिनेटेड मेंबर्स, डायरेक्टर और अदर पोजीशंस पे, ये कांग्रेस पार्टी नहीं उठा रही है, ये सरकार के पूर्व सचिव ES शर्मा ने ये चुनाव आयोग को ये चिट्ठी लिखी है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार की सचिव नहीं, बहुत सारी चीजें, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो जब बात खैर इस चिट्ठी की और उसकी बात नहीं की जा रही है, लेकिन बात इस बात की भी हो रही है कि जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, वो आपको हरा दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं जी लोकतंत्र को बचाना है, और उसके बाद फिर आपके पास 20 ये तर्क होते हैं कि जी उनको हमारी बात क्या है? हमारी मांग है, इंडिया गठबंधन पिछले 3 महीने से चुनाव आयोग से वक्त मांग रहा है कि वीवीपीएटी की 100% काउंटिंग की वो अपने सजेशन के साथ वक्त मांग रहा है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। आप सिर्फ 5 रैंडम बूथों पर अगर वीवीपीएटी देखेंगे, आज जब अगर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल है, आज क्योंकि लोकतंत्र का बेस है, लोकतंत्र का फंडामेंटल है। ठीक है, आप एक बार फिर से ईवीएम की इस विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए ईवीएम की विश्वसनीयता, हालांकि चंडीगढ़ में तो वोट ईवीएम से नहीं पड़े थे अभी जहां पे आप चुनाव हारे हैं, लेकिन चलिए भाजपा प्रवक्ता के पास आते हैं। अनुजा कपूर ये कह रही है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उन्होंने उठाया। एक बार फिर 10 साल से वो जो जिन है वो बोतल से कभी बाहर जाता है फिर वापस आ जाता है। जी, आप सबको जय श्री राम। और मुझे जहां तक लगता है कि जो कांग्रेस की जो मेरी बहन प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं, ये उनका डर है, जो उनको इस बात का पूरी तरीके से जो साझा कर रही हैं नेशनल डिबेट पर कि उनका डर है। ऐसे खड़गे जी ने भी अपने डर से, आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जहां पर खड़गे जी प्रेजेंट थे और वहां पे वो राहुल गांधी के नारे लगने लग गए, और वहां पर खड़गे जी ने कहा कि चुप रहिए, राहुल गांधी के नारे नहीं लगाने, खड़गे के नारे लगाने हैं। तो आप ये देखिए कि इनके खुद के क्या सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी के अंदर खड़े हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को बदल दिया, आज वो लोग ये बातें कर रहे हैं जिनके पूरे प्राइम मिनिस्टर आज पुराने टाइम से, जब से ये भारत इंडिपेंडेंट हुआ है, कहा जाता है जिस तरह से 1947 से, तो वहां से अब तक के जो इनके रहे लोग, मनमोहन सिंह तक, कौन सा इनका डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ? आप बात करते ईवीएम की, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे बहन, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में कैसे आपने चुनाव जीता? कैसे, क्या बैकडोर चुनाव जीता है आपने? बैकडोर से आए हैं आप आज यहाँ खड़े होकर जिस तरीके के लांछन लगा रहे हैं, मैडम मैंने आपके बारे में बोली नहीं थी, मुझे लगता है कि आप में इतनी गैरत होगी।
और आप ये समझिए इस बात को कि कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश से जो खुद चलकर गए और कहते कि हम वहां जीते, ईवीएम से जीते, आज उन्हें डर लग रहा है। ये कहते हैं कि जो कभी चुनाव ना कराने, सर कभी चुनाव ना कराने वाले लोग तो आप लोग हैं। आप लोग जिनके प्रधानमंत्री बिना चुनाव लड़े, जो खुद अपने आप को इस्टेब्लिश करते आए आज तक, आज हमारे पूरी हिस्ट्री में अगर कभी भी चुनाव हुआ है और लोगों के मतदान पर, कॉन्स्टिट्यूशन के मतदान पर अगर कुछ हुआ है तो वो है 2 बारी प्राइम मिनिस्टर जो चुनकर आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी। तो मुझे जहां तक लगता है कि आप इस बात को साझा कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने कलीग्स के साथ। बीजेपी ने कर्नाटका के अंदर भी आपको हरी झंडी ये दिखा दी है कि 23 में से 16 सीटें हम लोगों ने टीएमसी के इलेक्शन में समेश्वरा से जीत ली है। तो ये आप समझ लीजिए कि नींव आपकी हिल रही है, और जो क्योंकि आपकी नींव हिल रही है और इंडी अलायंस जिनको आप बड़ा गाना गा रहे थे, जिनके दम पे आप हमें आंखें दिखा रहे थे, आज वो आपको आंखें दिखा रहे हैं। आपकी नींव हिल चुकी है, कोई आपके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। आपका खुद का चरित्र इस तरीके से है कि जहां पे भारत न्याय यात्रा, न्याय कौन सा न्याय करने लगे हैं आप? आपने भारत के साथ न्याय किया क्या? आप तो इंडिया के साथ न्याय करते आए हैं। आपने भारत बनाया कहाँ? भारत तो बना है मोदी जी के अंदर। आपने कहाँ न्याय किया? चार्ट किया आपने लोगों को कभी? ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी से, जवाब ले लेते हैं अनुजा जी। ठीक है अनुजा जी जवाब लेते हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन एक बात ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर क्या बात है कि जो इंडी गठबंधन है उसमें भी आप लोग अव्वल रहना चाहते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं कि ड्राइविंग सीट पे कांग्रेस रहना चाहती है और जो साथी दल है वो तैयार नहीं है। यही वजह है कि एक एक करके वो साथ छोड़ रहे हैं। कैसे निभेगी, जिसको कहते हैं ना, कहीं रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, क्योंकि सभी अपना अपना प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं इसमें। निखिल जी, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं ढूंढ रहा है और कहीं पे ये बात नहीं आई कि कांग्रेस ड्राइविंग सीट में रहने चाहती है। हम सम्मान और समझौते के राजनीति में, समझौते में हम सीट शेयरिंग पे एक फॉर्मूला पे आएंगे। कांग्रेस सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, तो ये सबने ये माना है, ये मैं नहीं कह रही, सारे इंडिया अलायंस के मेंबर्स ने ये माना है कि कांग्रेस की एक निर्णायक भूमिका है। जहां तक आप नीतीश जी की बात करते हैं, मुझे लगता है कि नीतीश जी का अवसान हो चुका है। वही भाजपा जो अमित शाह जी कहते थे कि नीतीश जी के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जो नीतीश जी कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, एक हफ्ते पहले ये सारे बयान नहीं थे। तो ये तो भाजपा और नीतीश जी के बयान है, ये हमारे बयान वो आप दोनों के बयान नहीं थे। हमें ममता बनर्जी पर बता दीजिए जल्दी से। ममता बनर्जी ने, जब नीतीश जी ने अलायंस को छोड़ा और एनडीए के साथ जो भी 2-3 महीने के लिए अपनी कुर्सी बचा ली, उस पे ममता जी का क्या बयान था, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ममता जी ने ये साफ शब्दों में कहा था कि इंडिया अलायंस बहुत स्ट्रांग है और हम एक साथ भाजपा की विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, तो आज सुदीप बंदोपाध्याय का भी बयान देखिए पूजा जी, क्योंकि आपको अभी और भी इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। विनोद मिश्रा के पास जल्दी से आऊंगा, जल्दी से समअप करना चाहूंगा विनोद जी आपके साथ में कि किस तरह से ये जो पूरा आप सिनारियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि पूजा जी ने उसको नकार दिया कि अपने प्रॉफिट की बात नहीं, लेकिन अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, सब उसको लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, मैं पूजा जी का सम्मान करता हूं, लेकिन पूजा जी जो जिस तरह से एक परसेप्शन की सियासत में वो जो उनका प्रेसिडेंट जिस तरह से अपना ढाल लेते हुए दिख रहे हैं, वैसे मैडम भी, पूजा जी अभी भी यही बात कहती रही है कि पूजा जी को ये पता होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का जो ये कानून बना था संसद में, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप चुनाव आयोग के जो तीनों जो चुनाव आयुक्त हैं उनके लिए अलग अलग उनको तय करना था, और इसके लिए संसद में वो बिल लाया था। आप उस बिल को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आपने कहा कि आपने सरकार ने सीज कर लिया है, तो क्या इससे पहले के चुनाव आयोग की जो सीमा थी या चुनाव आयोग के जो अधिकार दिए गए थे, क्या उसको कमी की गई थी? ये बात आप नहीं बताएंगे। आप सीधे सीधे ये चीज़ को रख रहे हैं कि आप हर जगह एक भ्रम की स्थिति में डाल रहे हैं। जैसे राहुल गांधी की अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, आप पूरे न्याय यात्रा में लोगों से संवाद करने गए हैं, और संवाद आप कर रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि पूरे देश में सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी है। क्या ये देश अभी 3 सेक्रेटरी ओबीसी और सेक्रेटरी की जात पूछ है? क्या यह देश जो है टेक्निकल और प्रोफेशनल्स की जात पूछ है? ये किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं? ये आपका फ्रस्ट्रेशन बता रहा है। ठीक है, चलिए मैं जिस बात पे कह रहा हूँ, सीधे सीधे पॉइंट ये है
कि जनता के फैसले को जो आप इग्नोर कर रहे हैं और जनता को मूर्ख बता रहे हैं, यह समझने की कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि आप जनता के बीच में नहीं हैं। हम लोग ये अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो देखते हैं जिस तरह से उसकी लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के घबरा करके आप उनको पुतिन बता रहे हैं और आप रसिया का मॉडल बताने लगे हैं, तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। देश की जनता को नब समझने में, उसके बीच में प्रोग्राम को ले जाने में आप असफल रहे हैं, इसलिए इस तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। ठीक है, चलिए विनोद जी, दरअसल इस लोकतांत्रिक देश में जनता ही जनार्दन है और वही चुनाव में सारे जवाब दे देती है। इसलिए पूजा जी इस बात को शायद बेहतर समझेंगे कि नैरेटिव कोई भी कुछ भी गढ़ा जाए, लेकिन अंततोगत्वा जनता ही उसको जवाब देगी। बहुत शुक्रिया अनुजा जी, हम आपके पास वापस नहीं आ पा रहे, समय हमारे पास बस आज इतना ही है। पूजा जी बहुत शुक्रिया, और हमारे विनोद जी आपका भी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ कि बजट सत्र में सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। आज उसने इससे पहले जो बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक, उसमें इस बात को साफ कर दिया। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज दोनों सदनों में सुचारू कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में साफ कर दिया कि कोई भी मुद्दा अछूता नहीं रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल और लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के फ्लोर लीडर्स ने हिस्सा लिया। बैठक में बजट सत्र के सुचारू संचालन को लेकर चर्चा हुई। बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। और बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हमने विपक्ष से आग्रह किया है कि सदन में प्लेकार्ड लेकर ना आए। जो सांसद निलंबित हुए थे उनका मामला प्रिविलेज कमेटी के पास है, उनका निलंबन वापस होगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि नियमों के मुताबिक सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमारा जोर राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर रहेगा। शुक्रवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। तो ये कुल मिलाकर आज की ये चर्चा रही और ख़ास तौर पर सरकार ने जो साफ तौर पर बात कही वो कही कि किसी भी तरह से किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए वो तैयार है, बस बशर्ते वो नियमता होनी चाहिए। क्या कुछ कहा प्रहलाद जोशी ने, आइए सबसे पहले उसको सुन लेते हैं। इस बार तो ज़्यादा हमारा थ्रस्ट एक तो माननीय राष्ट्रपति भाषण और राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगा। उसके बाद इंटीरियम बजट होगा, जम्मू एंड कश्मीर का बजट होगा और इमरजेंसी कुछ बिल आता है तो वो भी बिल हम ले आने के लिए प्रस्ताव रखा है। और जो चर्चा स्पीकर और चेयरमैन अनुमति देगा प्रोसीजर के आधार पर, रूल्स के आधार पर, वो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सभी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन सुचारू रूप से सदन चलना है। हमने ये भी निवेदन किया है कि कृपया जो प्लेकार्ड लेके, तटिया लेके अंदर नहीं आना चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, समय आज हमारे पास कम है, इसलिए आपसे संक्षेप में चाहेंगे जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि सरकार ने कहा है कि संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए वो तैयार है, बशर्ते वो नियम के तहत हो। तो सरकार खुले दिल से इस बजट सत्र का स्वागत कर रही है। निखिल, निश्चित तौर पर आज यही कहा गया सभी दलों की जब बैठक हुई कि आप जो भी मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, सरकार नियमों के मुताबिक चर्चा को तैयार है, लेकिन प्ले कार्ड लेकर नया है। जिस तरह से पिछले सत्र में हुआ और हम जानते हैं कि तमाम सांसदों का निलंबन करना पड़ा, उसके लिए प्रिविलेज कमेटी में मामला गया, अब वो निलंबन वापस लिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो प्राथमिकता है उसकी जानकारी दी गई कि जो अंतरिम बजट पेश होना है, राष्ट्रपति का भाषण होना है, उस पर जो चर्चा होनी है सबसे पहले वो सरकार चाहती है कि वो पूरी करा ली जाए, अंतरिम बजट पर चर्चा पूरी हो जाए। तो उसके बाद जो समय बचेगा उसमें जिन मुद्दों पर लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति अनुमति देते हैं उस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तो ये स्पष्ट संकेत दे दिया गया, जब आज सहयोग मांगा गया जो बजट सत्र आने वाला है उसमें सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए तमाम दलों से। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र। और लौटेंगे अपनी पहली खबर पर जिसपे हमने चर्चा की थी। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी,
और पहली खबर पर वापस लौटेंगे जिसमें हेमंत सोरेन की बात कही थी हमने कि दिल्ली में उनकी तलाश चलती रही और वो रांची में मिले। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जिस तरह से एक मुख्यमंत्री का लापता होना 40 घंटे के लिए ये हैरान करने वाला है और सवाल ये भी है कि राज्य के मुख्यमंत्री जांच का सामना करने के बजाय भाग रहे हैं। क्या वो मान बैठे हैं कि गिरफ्तारी उनकी तय है? देखिए निखिल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछले 40 घंटे से झारखंड में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और जो एक संशय की स्थिति थी कि सीएम आखिर कहां गए, इसकी किसी को जानकारी नहीं मिल पा रही थी। उनके सारे मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे थे, उनके साथ जो सिक्योरिटी में लगाए गए थे उनके मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे थे। तो उसके बाद से ये लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और उसके बाद एकाएक दोपहर बाद सीएम प्रकट हुए झारखंड में, एकाएक रांची में, जो कि कल जब सुबह से ईडी की टीम उनको दिल्ली में सर्च कर रही थी तो उनसे ईडी की टीम को वो नहीं मिले थे और आज दोपहर में एकाएक सीएम आवास में बड़ी बैठक होती है, उसमें वो शामिल होते हैं और उस बैठक में एक नई बात यह रही कि इस बार जितने मंत्री थे, महागठबंधन के जो तमाम विधायक थे, उनके अलावा हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस बार पहली बार आज बैठक में शामिल हुई है। तो इसके बाद इस तरह का अटकलों का बाजार जो है वो गर्म हो गया है कि कहीं विकल्प के तौर पे कल्पना सोरेन का नाम तो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और लगातार पहले दौर की बैठक खत्म हो गई है। उसके बाद हेमंत सोरेन घर से बाहर निकले थे, बापू वाटिका पर उन्होंने गए थे, वहां पर माल्यार्पण किया है और उसके बाद हालांकि वो 2 दिन से फरार थे। इस मुद्दे पर उन्होंने मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन एक चीज कहा कि हेमंत सोरेन है और आगे भी रहेंगे। लेकिन फिर दूसरे दौर की जो मीटिंग है वो सीएम आवास में शुरू हो गई है और इस दौर की जो मीटिंग अभी चल रही है उसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जी, निश्चित तौर पर बड़ा फैसला हो सकता है। सबकी निगाहें इस वक्त झारखंड पर है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए दिवाकर कुमार। और बात करेंगे बिहार की सियासत की, जहां अब स्पीकर बदलने की तैयारी है। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही एनडीए जो खेमा है वो एक्शन में है और आरजेडी के खिलाफ पहला एक्शन लिया गया है। क्या एक्शन लिया गया है ये भी समझने की जरूरत है। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही आरजेडी के खिलाफ पहला एक्शन लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ एनडीए ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया है। विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए बीजेपी के नंदकिशोर यादव ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इससे पहले 2012 में 10 अगस्त को नई सरकार का गठन हुआ था। 24 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ था, जिसमें संख्या बल कम होने के कारण विजय कुमार सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब ये पूरा सारा प्रकरण जो है वही स्थिति एक बार फिर बनने वाली है और विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी स्थिति है बिहार में, और एक तरफ ईडी की जांच भी चल रही है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ। क्या कुछ कहते हैं सम्राट चौधरी, आइए वो सुन लेते हैं। 1997 में किसकी सरकार थी और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।